Hello students, today's topic is monopolies revenue. Let's start. Consider a town with a single producer of water. So the word which is mentioned here is single, which represents monopoly, single seller. This table shows monopoly's total revenue, average revenue, and marginal revenue. The first two columns show the monopolist's demand schedule. तो जो ये फर्स्ट टू कॉलम्स हैं, फर्स्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एंड द सेकंड one is price of water represented by P. These two columns represents the monopolist demand schedule. If the monopolist produces 1 gallon of water, it can sell that gallon for $10. If it produces 2 gallons, it must lower the price to $9 to sell both gallons. And if it produces 3 gallons, it must lower the price to $8. And so on. So if it produces 1 gallon, it can sell that gallon for $10. If it produces 2 gallons, it must reduce the price to $9 to sell both gallons. If it produces 3 gallons, it must reduce the price to $8 to sell all 3 gallons and so on. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी का, एंड दैट इज अ रीजन जब हम मोनोपोलिस्ट के डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो वो कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या इंडिकेट करता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी, कि अगर उसे ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे सेल करनी है सो इट मस्ट लोअर द प्राइस. This depicts the inverse relationship, and that is the reason monopolist demand schedule is downward sloping. If you graph these two columns of numbers, you would get a typical downward sloping demand curve. तो अगर हम इन दो कॉलम्स को यहाँ पर ग्राफ कर मतलब अगर हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, इस कॉलम को और ये प्राइस कॉलम को, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से डिमांड कर्व मिल जाएगा, दिस डिमांड कर्व. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जब आप इनको प्लॉट करोगे, एक तरफ है प्राइस और एक तरफ है क्वांटिटी, तो जब आप इनको प्लॉट करोगे तो इस तरीके से आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व यहाँ पर मिल जाएगा. The third column of the table presents the monopolist's total revenue. अब टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू का सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी. तभी वो लिख रहा है दैट इट इक्वल्स द क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम टाइम्स, दैट मीन्स मल्टीप्लाई द प्राइस फ्रॉम द सेकेंड कॉलम. So the third column, which is total revenue, which is TR, is price times quantity. So it is 0 times 11, 0, 1 into 10, 10, 2 into 9, 18, 3 into 8, 24. In this way, we can derive this table of total revenue. The fourth column computes the firm's average revenue. Average revenue is the amount of revenue the firm receives per unit sold. ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू हम कैसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू द फर्म रिसीव्स पर यूनिट सोल्ड. So this is average revenue, which is total revenue by output. What is total revenue? It is zero. फर्स्ट पर तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, आई मीन ये फर्स्ट पर इन द सेंस कि जब 0 गैलन वो प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हमने डैश रखा है. व्हेन इट प्रोड्यूसेस 1 गैलन, इट्स TR by 1, that means 10 upon 1, which is 10, then 18 upon 2, which is 9, 24 by 3 is 8, 28 by 4 is 7. तो इस तरीके से आप एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल्स द प्राइस ऑफ द गुड. जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो हमेशा प्राइस के इक्वल होता है. ये बात हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने कंसेप्ट पढ़ रखा है.
दिस इज ट्रू फॉर मोनोपोलिस्ट एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव फर्म्स। और ये बात भी हमने पढ़ी है अपने प्रीवियस वीडियोस में कि जो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस है ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं बल्कि मोनोपोलिस्ट के केस में भी एप्लीकेबल होता है। दिस इज ट्रू फॉर मोनोपोलिस्ट एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव फर्म्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइस का कॉलम है और जो एवरेज रेवेन्यू का कॉलम है इट इज एक्जैक्टली द सेम। इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट इज इक्वल। The last column of table 1 computes the firm's marginal revenue. Marginal revenue क्या होता है? Amount of revenue that the firm receives for each additional unit of output. तो यहाँ पर ये है लास्ट कॉलम मार्जिनल रेवेन्यू, इट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन आउटपुट की जब आपने आउटपुट को एक गैलन से इंक्रीज किया, when the output is increased by 1 gallon then how much there is an increase in total revenue, it is represented by marginal revenue. अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं that when we have increased the quantity of gallon from 0 to 1, total revenue कितने से increase हुआ है? इतने से, तो 10 minus 0 is 10. When we increased from 1 gallon to 2 gallons, total revenue increased from 10 to 18. कितने का increase आया? 8 का. When it is increased from 2 to 3, then total revenue, when the monopolist increased the quantity from 2 gallon to 3 gallon, then total revenue increased from 18 to 24. The difference is 6. So this is marginal revenue कि जब हमने output को 1 gallon से increase किया है तो total revenue में कितना change आया, it is represented by marginal revenue. For example, when the firm is producing 3 gallons of water, it receives a total revenue of $24. And when it raises the production to 4 gallons, it increases the total revenue to $28. तो यहाँ पे कितने का increase आया? Marginal revenue from the sale of 4th gallon is $28 minus $24, which is $4. तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब जो फर्म है वो 3 गैलन्स प्रोड्यूस कर रही थी, टोटल रेवेन्यू कितना था? $24. When it raises the production to 4 gallons, then the total revenue increased to $28. तो डिफरेंस कितने का है? $4. So this represents marginal revenue from sale of 4th gallon. So as you can see in this figure, this marginal revenue curve, right? We can plot this curve using the data. So as you can see that when we have increased the quantity from 0 gallon to 1 gallon, marginal revenue is $10. Okay. So we can plot in this way that when the quantity is increased from 0 to 1, the marginal revenue is $10. So we have plotted this point in the mid of 0 and 1. Okay. In a similar manner, when the quantity is increased from 1 gallon to 2 gallon, marginal revenue is $8. So when the quantity is increased from 1 gallon to 2 gallon, okay, then in between this you will plot $8. This one, $8. Okay. And we can plot other points as well in a similar manner. And finally, we will derive this marginal revenue curve. Table 1 shows a result that is important for understanding the monopoly behavior. A monopolist marginal revenue is always less than the price of its good. अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करो यहाँ पर, that marginal revenue will always be less than the price of its good. See, price is 10. Okay, this is also $10, but if we see for other units, this is 9, this is 8, this is 8, and this is 6.
So marginal revenue is always less than the price. For example, if the firm raises production of water from 3 to 4 gallons, it will increase the total revenue by only $4, because I think 3 गैलन पर जो हमारा टोटल रेवेन्यू था वो था $28 टोटल रेवेन्यू, राइट, और 4 पर कितना था $24 टोटल रेवेन्यू. तो जब आपने इसको आई थिंक नो आई हैव रिटन this should be 24 and this should be 28. Yes, so 28 minus 24 is $4. Even though it will be able to sell each gallon for $7. तो ये आप इस टेबल से आप चेक कर सकते हैं that when the quantity is increased from 3 gallon to 4 gallon, right, total revenue increases from $24 to $28. So what is the difference? $4. But if we see at this quantity the price is $7. So अगर हम compare करें price which is $7, it is greater than the marginal revenue, or we can say in other words like that marginal revenue is less than the price. Clear? For a monopoly, marginal revenue is lower than the price because a monopoly faces a downward sloping demand curve. To increase the amount sold, a monopoly firm must lower the price it charges to all the customers. To all the customers. Hence, to sell the 4th gallon of water, the monopolist will get $1 less revenue for each of the first 3 gallons. And this $3 loss accounts for the difference between the price of 4th gallon and the marginal revenue of that 4th gallon. देखो इस कंसेप्ट को मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ. अगर हम बात करें इस टेबल से समझते हैं, तो जब क्वांटिटी थी 3 गैलन, टोटल रेवेन्यू कितना था 24 और प्राइस कितना था 8. सो बेसिकली 8 इंटू 3 24. टोटल रेवेन्यू हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी, राइट. अब यहाँ पर बिकॉज मोनोपोलिस्ट का डिमांड शेड्यूल जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सो बेसिकली अगर उसे ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी है देन इट मस्ट लोअर द प्राइस. ठीक है, तो अगर उसे 3 to 4 गैलन यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, सो इट मस्ट लोअर द प्राइस फ्रॉम $8 to $7, राइट. तो 7 इंटू 4 28. अब 28 में से 24 गया, कितना बचा 4. लेकिन इस तरीके से इसको समझो, लाइक इट इज 1, या हम इसको यहां पर लिखते हैं, इट इज 1 2 3. ठीक है, तो ये क्वांटिटी है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट. अगर हम बात करें इस, जब ये 3 यूनिट्स थी सिर्फ, तो प्राइस कितना था 8. तो फर्स्ट यूनिट आपने कितने पे सेल करी $8. सेकेंड यूनिट आपने कितने पे सेल करी $8. थर्ड यूनिट आपने कितने पे सेल करी $8. ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना बना $24. फाइन. अब जब आपको अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करनी थी फ्रॉम 3 to 4 गैलन, तो आपने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी. ठीक है, क्वांटिटी आपने इंक्रीज कर दी 3 to 4 गैलन. ठीक है, अब जो आप प्राइस चार्ज कर रहे हो इट इज $7. तो $7 जो आप ये चार्ज कर रहे हो, ये आप सिर्फ इस 4th यूनिट के लिए चार्ज नहीं कर रहे, जो पहले की 3 यूनिट्स थी उनके लिए भी आप $7 ही चार्ज कर रहे हो. सो इट इज $7, $7, $7, राइट. टोटल कितना बना 28, राइट. लेकिन अगर आपने फर्स्ट 3 यूनिट्स के लिए अपने प्राइस को चेंज ना किया होता, सिर्फ $8 ही रखा होता, अगर आपने फर्स्ट 3 यूनिट्स के लिए अपने प्राइस को चेंज ना किया होता, $8 ही रखा होता, तो कितना आपका टोटल रेवेन्यू बनता, एक बार कैलकुलेट करें हम. तो आपका बनता $8, $8 और 4th यूनिट के लिए हम चार्ज कर रहे हैं $7. तो अब ये कितना बन गया 24 + 7 31. तो यहां पर हम लोग लिखते 31 और फिर 31 में से 24 गया, कितना बचा 7. तब ये 7 और 7 इक्वल होते. बट क्योंकि हमने जो प्राइस चार्ज किया
जो फर्स्ट 3 यूनिट्स थी उनके लिए भी यहाँ पे -1 हो गया, $8 -1 $7, $8 -1 $7, $8 -1 $7। और इसी वजह से ये जो -3 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये 7 और 4 का, ये -3 का डिफरेंस यही है, बिकॉज अ मोनोपोलिस्ट हैज रिड्यूस द प्राइस, a monopolist has reduced the price for for all the customers। जो पहले की जो 3 यूनिट थी उनके लिए भी वो प्राइस रिड्यूस हो गया है अब, और यही वो $3 का ये डिफरेंस आ रहा है, 7 और 4 का जो ये डिफरेंस है, -1 -1 -1। क्लियर? Marginal revenue for monopolies is very different from marginal revenue for competitive firms. When a monopoly increases the amount it sells, this action has two effects on the total revenue, and total revenue is represented as price times quantity. First one is the output effect. More output is sold, so Q is higher, which tends to increase the total revenue. तो ये कह रहा है कि जब मोनोपोली जो है वो इंक्रीज करता है द अमाउंट इट सेल्स, इस एक्शन के दो इफेक्ट्स रहते हैं टोटल रेवेन्यू पे। पहला, बिकॉज मोर आउटपुट इज सोल्ड, सो क्यू विल बी हायर, विच टेंड्स टू इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू। फाइन। And the second one is the price effect. We know that in case of monopoly, if a monopolist wants to increase increase the amount it sells, then it must lower the price. So definitely the price will fall. P is lower, which tends to decrease the total revenue. तो P जो है वो lower हो जाएगा एंड इट टेंड्स टू डिक्रीज द टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे दो इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो आउटपुट इफेक्ट, आउटपुट इफेक्ट कहता है कि जो क्यू है वो इंक्रीज होगा, विच विल इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू। प्राइस इफेक्ट, बिकॉज टू सेल मोर आउटपुट द मोनोपोलिस्ट has to reduce the price, and that is a reason the price will be reduced and it tends to decrease the total revenue. Because a competitive firm can sell all it wants at the market price, there is no price effect. When it increases the production by 1 unit, it receives the market price for that unit and it does not receive any less for the units it was already selling. And that is because a competitive firm is a price taker, its marginal revenue equal the price of the good. तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम एक कॉम्पिटिटिव फर्म के केस की बात करें कि एक तरफ है मार्केट और दूसरी तरफ है कोई इंडिविजुअल फर्म, राइट। तो हमें पता है कि अगर हम मार्केट का जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं, दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व, दिस इज द मार्केट सप्लाई कर्व, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फर्म, so firm is a price taker. Firms take this price as given. Okay, तो फर्म के केस में अगर पहले फर्म आउटपुट प्रोड्यूस कर रही थी Q1, अब अगर फर्म को आउटपुट इंक्रीज करना है Q2 पर, तो उसका प्राइस चेंज नहीं होगा, राइट, बिकॉज फर्म इज अ प्राइस टेकर, इट इज नॉट अ प्राइस मेकर। ठीक है, तो फर्म के केस में देयर विल बी नो प्राइस इफेक्ट। फाइन। अब यहाँ पर अगर हम इसको टेबल के थ्रू समझें, दैट सपोज दैट इफ द कॉम्पिटिटिव फर्म, अगर मैं कॉम्पिटिटिव फर्म के केस की बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव फर्म, तो अगर मैं कॉम्पिटिटिव फर्म के केस की बात कर रहा हूँ, व्हेन द फर्म इंक्रीजेस द प्रोडक्शन फ्रॉम 3 गैलन टू 4 गैलन, ओके, द प्राइस विल नॉट रिड्यूस, इट विल रिमेन सेम फ्रॉम 8 to 8। फाइन, प्राइस जो है वो यहाँ पे सेम रहेगा। अगर प्राइस सेम रहेगा तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 8 into 4 is 32, right? Now if I want to calculate marginal revenue, then it will be 32 minus 24, which is 8. So now you can see that the price is equal to the marginal revenue. यहाँ पे लिख रहा है ना, that is because a competitive firm is a price taker, its marginal revenue equal the price of the good.
because in this situation, when the firm was producing 1 unit, 2 unit, 3 unit, the price the firm was charging was $8, $8, and $8. Now the when the firm increased production to 4 units, it charges $8 for the fourth unit as well, and it is not charging any less than this price. अभी भी जो प्राइस है वो सेम है फर्स्ट 3 यूनिट्स का, and that is the reason in this case the price will be equal to the marginal revenue. By contrast, when a monopoly increases the production by 1 unit, it must reduce the price it charges for every unit it sells, and this cut in price reduces revenue on the units it was already selling. And as a result, monopoly's marginal revenue is less than its price. तो अब इस केस में वो ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर पहले वन सॉरी should be 1 unit, 2 unit, 3 unit. Price was $8, $8, $8. Okay. So total revenue कितना था यहाँ पर 8 into 3, 24. Fine. Now if the firm is producing fourth unit, right? तो fourth unit के लिए प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज अ मोनोपोलिस्ट हैज टू रिड्यूस द प्राइस $7. अब पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट 3 यूनिट्स थी उसके लिए भी प्राइस रिड्यूस हो गया है $7, $7, मतलब एक तरीके से माइनस ऑफ $1, माइनस ऑफ $1, माइनस ऑफ $1, बिकॉज पहले वो चार्ज कर रहा था $8, अभी -1 हुआ तो 7. ओके, फर्स्ट 3 यूनिट्स के लिए यहाँ पे कितना बना $28, कितने का डिफरेंस आ गया $4. तो इस केस में जो प्राइस है विच इज $7, इट इज नॉट इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू बिकॉज दिस कट इन प्राइस रिड्यूसेस रेवेन्यू ऑन द यूनिट्स इट वाज ऑलरेडी सेलिंग. फाइन, ये जो 7 और 4 का ये जो डिफरेंस है, ये जो 3 का डिफरेंस है, ये क्या है, ये है -1, -1, -1. तो ये -$3 का डिफरेंस है 7 और 4 के बीच में. ओके, तो यहाँ पर अगर हम मोनोपोली का केस जब हम देख रहे हैं, मोनोपोली के केस में when the firm increased production from 3 gallon to 4 gallon, it must reduce the price from $8 to $7. And that is the reason in this situation the price is not equal to the marginal revenue. Okay. Because the firm's price equals its average revenue, the demand curve is also the average revenue curve. तो यहाँ पर अगर हम देखें जो प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है, ठीक है, P equals to AR, and it is for both, I mean for the competitive firms as well as for the monopoly this condition satisfies. Okay, तो क्योंकि प्राइस जो है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है, इसीलिए हम कह रहे हैं दैट द डिमांड कर्व is referred as average revenue curve. These two curves always start at the same point on the vertical axis because the marginal revenue of the first unit sold equals the price of the good. तो जो MR कर्व और AR कर्व है ये सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं बिकॉज जो फर्स्ट यूनिट का जो अगर हम फर्स्ट यूनिट के लिए देखें द प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू, and that is the reason both these curves start at the same point. But for the reason we just discussed, the monopolist MR on all the units after the first is less than the price of the good, and that is the reason monopoly's marginal revenue curve lies below its demand curve. लेकिन अगर हम बाकी यूनिट्स के लिए अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करें, यहाँ पर अगर हम फर्दर यूनिट्स के लिए हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर, तो we can easily see that
the marginal revenue is less than the price. For example, 8 is less than 9, 6 is less than 8, 4 is less than 7. So for the other units, we can see that MR is less than the price. And that is a reason the marginal revenue curve of a monopolist lies below the demand curve or the average revenue curve. Clear? You can also see in the figure as well as in the table that MR can also become negative, can even become negative. तो आप देख सकते हो जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो नेगेटिव भी हो गया एक टाइम पे, -2, -4, और फिगर में भी हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं दैट ये जो पोर्शन है यहाँ पर, इन दिस पोर्शन द MR इज नेगेटिव. Marginal revenue is negative when the price effect on revenue is greater than the output effect. In this case, when the firm produces an extra unit of output, the price falls by enough to cause the firm's total revenue to decline, even though the firm is selling more units. टोटल रेवेन्यू क्या होता है आपका? टोटल रेवेन्यू होता है आपका प्राइस टाइम्स क्वांटिटी. तो ये कह रहा है कि जब फर्म जो है वो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो फॉर एग्जांपल आउटपुट तो इंक्रीज हुआ बट प्राइस रिड्यूस हुआ, एंड the reduction in price is greater than the increase in quantity, and that is the reason the because the price effect is greater than the output effect, the MR becomes negative. Fine. This digit denotes negative MR. So that's all from my side. Thank you.